नमस्कार। आज के बेयर्स एंड बुल्स में हम बात करेंगे इंडिगो के आईपीओ के ऊपर। बेयरिश क्या है उसमें और बुलिश क्या है उसमें, फाइनेंशियल्स देखेंगे, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स देखेंगे। और सबसे पहले जब ये आईपीओ आ रहा है तब सेंसेक्स खुद 50,000 टच करने के लिए कोशिश कर रहा है। 2-3 दिनों से सेंसेक्स ट्राई कर रहा है, लेकिन 50,000 का वो मैजिक नंबर टच नहीं हो रहा है, बिक वाली आ रही है। निफ्टी 14,600 पे जाके अटक रहा है, 2 बार 14,200 तक चले गया, बीच में फिर वापस उछाल लिया। तो और अभी बजट भी आ रहा है। तो जब ये आईपीओ आ रहा है इंडिगो का, तब उसके पहले आप एक ये ध्यान रखिए कि हम कैसी परिस्थिति में हैं। और निफ्टी सेंसेक्स ऑल टाइम हाइस पे है। पी रेशियो निफ्टी का 50 का 40 का जो बोल रहे हैं वो है। तो ये सारी पार्श्वभूमि में अगर कोई स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अ, अभी ऐसा है कि थोड़ा सा भी कहीं कुछ कम ज़्यादा हो गया तो बाज़ार गिरने के चांसेस है। इनफैक्ट आरबीआई गवर्नर ने 2 बार 3 बार बोल दिया है कि इन्वेस्टर्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ फॉल। उन्होंने बोला, लेकिन बाज़ार कुछ टूटने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसलिए आपको ये हरदम पता रहना चाहिए कि अ, अभी कोई बहुत सस्ता बाज़ार नहीं है। और ऐसे में आप एक आईपीओ में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल, आईपीओ का तो देखना ही है जो देखेंगे, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि कहाँ पे है बाज़ार का लेवल। चलिए एक एक करके पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले आईसीआईसीआई डायरेक्ट का ये रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने अनरेटेड कहा है। ध्यान दीजिए, अनरेटेड, यानी कि उन्होंने सब्सक्राइब या डोंट सब्सक्राइब या ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। यूजुअली पुराने कुछ एक दो उनके जो इतने में जो आए थे उसमें उन्होंने सब्सक्राइब करके कहा था, यहाँ पे अनरेटेड है। तो ये एक आपको ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है। इंडिगो, बी सरप्राइज्ड। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें कि जो आपको सही में सरप्राइज करेंगी। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग ये 2 फरवरी 2021 को होने वाला है। और कंपनी का तो सब ठीक है, बाद में देखेंगे, पर 1 फरवरी को बजट आने वाला है। और वो कितनी बड़ी रिस्क, 1 फरवरी को बजट आने वाला है और वो कितनी बड़ी रिस्क है। अगर आप में से कोई लिस्टिंग गेन्स, आप में से कोई अगर लिस्टिंग गेन्स के लिए लिस्ट कर रहा है, निवेश कर रहा है, और सोचिए बजट इतना अनसर्टन इवेंट होता है, अगर कहीं कुछ कम ज़्यादा हो गया, अच्छा बजट के पहले मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वन साइड मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ इसके पहले कि बजट के पहले अगर रैली आती है तो बजट के बाद थोड़ा सा शांत होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टूटेगा या समथिंग लाइक दैट, पर ये अगर बजट का पहले ही ये 100 साल का बजट वाली बात चल रही है, अब अगर उसमें थोड़ी सी भी निराशा होती है, बाज़ार को कुछ चाहिए और कुछ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अगर कहीं कुछ टैक्स बढ़ा दिया, एलटीसीजी आ गया, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा अगर कुछ भी होता है कि जिसमें आपको बाज़ार को जो पसंद नहीं आता है, तो एक 40 का पी, 50,000 का सेंसेक्स, 14,600 का निफ्टी, और थोड़ा सा कुछ कम ज़्यादा हुआ तो अगर बाज़ार गिरेगा तो आपका उसका उसका वो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट ये कंपनी के लिस्टिंग पे हो सकता है, ना लेना ना देना। सो देयरफॉर आपको ये एक ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप लिस्टिंग गेंस के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बात अलग है, पर अगर कई बार छोटे निवेशक लिस्टिंग गेंस के लिए निवेश करते हैं तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो रिस्क फैक्टर है, रिस्क मैनेज करके चलो तो सब सही है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि ट्रेडिंग इसका यहाँ पे होने वाला है। और नीचे आ जाओ, क्या क्या करने वाला है। फोकस टू रैशनलाइज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह उठता है कि अब तक हम नंबर्स देखेंगे बाद में, ये सारी चीज़ें नंबर्स में हैं आगे, पर अब तक जो इसके अगेन बेयर और बुल दोनों साइड देखेंगे। बेयर यानी कि प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि यानी अब तक आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे धोनी के साथ, वो केवल इसलिए कर रहे थे कि एक मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आए और जिससे आप आपका आईपीओ फ्लोट कर सको। ये उसके पीछे दिखता है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि हम एक्सपेरेडिश, क्योंकि आईपीओ आ गया, लोगों को पसंद आ गया, अब हम
कम करेंगे, ये उसका एक अर्थ हो सकता है, आप निकाल सकते हो। दूसरा बुल साइड या एक अच्छी साइड अगर आप देखोगे तो कंपनी ने ब्रांड बनाने में इन्वेस्ट किया है, और अब जब ब्रांड बन गया है तो अब कंपनी बोलती है कि अब हमें ब्रांडिंग के ऊपर उतना फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा ब्रांड बन गया है, अब हम प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देंगे। तो आप इसको दोनों तरीके से देख सकते हो कि पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आईपीओ के ठीक पहले थोड़ा सा हेवी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा हुआ और एक अच्छा ब्रांड एम्बेसडर धोनी को यूज़ किया, यानी आप बोल सकते हो वेल प्लेड। नंबर्स हैं आगे इंडिगो के, तो वो नंबर्स में देखेंगे एडवर्टाइजमेंट में कितना जा रहा है, तो ये एक थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन मार्क और बेयर बुल दोनों बात आ जाती है। रॉ मटेरियल कॉस्ट, पेंट कंपनीज के लिए क्रूड ऑयल का भाव और क्रूड ऑयल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और पिछले कुछ दिनों में जब तक पिछले साल जब जैसे क्रूड ऑयल का भाव नीचे माइनस में चले गया था तो सभी पेंट कंपनीज को बेनिफिट हुआ, लेकिन अब कच्चे तेल के भाव ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, डिले इन पासिंग ऑफ हायर इनपुट प्राइस। अगर उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ते हैं, अगेन ये हम आप नंबर्स ही अभी सिर्फ कंसेप्ट समझ लीजिए, बाद में ये नंबर्स में हम फिर से डिटेल में देखेंगे। तो अगर कच्चे तेल का भाव बढ़ता है और अगर इनके मार्जिन्स कम हो जाते हैं तो आगे चल के इनको वो भाव बढ़ाना शायद पॉसिबल नहीं रहेगा, या थोड़ी दिक्कत जाएगी, डिले होगा, लेट होगा, ऐसा वो बोल रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको एक पता रहना चाहिए कि कंपनी को, हर एक पेट्रोलियम कंपनी को, पेंट कंपनी को गिरते भावों का बेनिफिट मिला है। अगर भाव ऊपर गया कच्चे तेल का तो उनको प्रॉब्लम आ जाएगा, और इसलिए आपको रुपी डॉलर रेट का भी एक ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कच्चे तेल के भाव ऊपर जाते हैं, अगर कच्चे तेल के भाव ऊपर जाते हैं, ध्यान दीजिए, तो आपको यहाँ पे हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है और आरबीआई रेट बढ़ाती है, रुपी डॉलर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं, कुछ भी हो सकता है, नहीं कि वो एक छोटी सी रिस्क आपको है जो वहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी। चलिए आगे आइए। अनडाउटेडली बुलिश, बुल की अगर आप देखेंगे अनडाउटेडली, तो FY18 में 2.5 का EPS था, FY19 में 5 का EPS हो गया, यानी कि डबल से ज़्यादा, बहुत अच्छी बात है। और FY21 में 5 का 10 हो गया, यानी फिर से डबल से ज़्यादा, डबल। तो दैट मीन्स आप हर साल इसका EPS डबल हो रहा है। इससे अच्छा किसी इन्वेस्टर के लिए कुछ हो ही नहीं सकता कि कोई कंपनी का EPS हर साल डबल हो रहा है। अभी कोविड के समय क्या हुआ वो भी उन्होंने आगे में दिया हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे, पर ये जो पहली चीज़ दिखती है ये बहुत अच्छी चीज़ है। सिमिलरली रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो 11 का 18 हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है, 18 का 24 हुआ, जो कि फिर से बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए ये दोनों पॉइंट्स पे डेफिनेटली आप इसको बुल के तरह देख सकते हो कि दिस इज समथिंग विच इज़ फेवरिंग द बुल्स, कि ठीक है, दिस इज़ अ गुड थिंग। चलो एक और स्टेप आगे आ जाओ, फिर कंपनी बैकग्राउंड है, ये पूरी कहानी है, ठीक है, अभी ये कहानी पूरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने को नंबर्स में इंटरेस्ट है। कोविड के समय क्या परफॉर्मेंस हुआ, काम का है अपने, क्योंकि नंबर्स देखो तो अच्छे हैं और फिर थोड़ा अंदर जाओ तो एक प्रश्न पूछा जा सकता है। रेवेन्यू 272 और 260, यानी कि रेवेन्यू बहुत कम नहीं हुआ, रेवेन्यू बहुत कम नहीं हुआ कोविड के चलते। दैट इज़ अच्छी बात है कि सिर्फ 5% का रेवेन्यू इनका फॉल हुआ, यानी कोविड के समय भी इनका सेल्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ये अच्छी बात है, नो डाउट अबाउट इट। रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस इनके कम हो गए क्योंकि कच्चे तेल का भाव कम हो गया, तो यहाँ पे इनको क्रेडिट देके कोई मतलब नहीं है क्योंकि कच्चे तेल का भाव कम हो गया है, सो वो तो सबको मिल गया। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस इनके वैसे के वैसे ही रहे, अगेन ये एक अच्छी बात बताता है, क्योंकि कोविड के समय अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ के एक्सपेंसेस अगर सही रखे, दैट मीन्स एम्प्लॉयज़ को पैसे जाते होंगे या सैलरीज या जो भी है, तो दैट मीन्स दैट शोज अ गुड थिंग कि एक कंपनी थोड़ा सा एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखती है और एथिकल है, आप ये बोल सकते हो। सो दैट इज़ वन फॉर द कंपनी। सो ये कंपनी के फाइनेंशियल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ बुल्स के फेवर में है, कुछ बेयर्स के फेवर में है, तो इसलिए एक एक चीज़ देखना है और इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब अदर एक्सपेंसेस आप देखिए, पिछले बार 82 थे, इस बार 54 है, ये क्या अदर एक्सपेंसेस हैं। अब आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 250 का 211 हो गया, जो कि अच्छी बात है, आपका एक्सपेंसेस कम हुआ, लेकिन ये एक्सपेंस कम होने में ये अदर एक्सपेंडिचर का बहुत बड़ा हाथ है। आप देखिए 80 का 50 यानी कि 30,
ये करोड़ है ना, तो 80 का 50 यानी कि 30 करोड़ का तो अदर अदर यानी कोई तो भी वन टाइम होगा जो भी होगा। तो यहाँ पे 250 में से आप 220 पे आ गए, तो दैट मीन जो 30 करोड़ यहाँ पे बचा है आपके, वही 30 करोड़ यहाँ पे है, और इसलिए एक्सपेंसेस जो है वो 15% से कम हो रहे हैं। तो ये अदर एक्सपेंसेस क्या है, वो थोड़े से देखने पड़ेंगे। एबिटदा मार्जिन्स बढ़ गई है, इसके कारण 8 का 18 हो गया। बढ़ेगा ना, अगर इतना एक्सपेंडिचर ये वाला कम हो गया तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ये कौन सा अदर में क्या आता है कि जो इतना आपका अ, कम हो गया, वो ध्यान देना पड़ेगा। रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस आप देख लीजिए, 300 में 150, 260 में 130, यानी कि लगभग 50% कॉस्ट इनका रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस है। तो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे तेल के भाव पे आपकी नज़र रहनी चाहिए, रुपी डॉलर पे आपकी नज़र रहनी चाहिए अगर आप ये कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि 50% कॉस्ट, आप सोचिए एक्सपेंसेस में से 50% एक ही रॉ मटेरियल में जा रहा है, तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। एबिटदा मार्जिन सुधर गई, अच्छी बात है। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, तो हाँ, तो ये एक है कि इन्होंने इंस्पाइट ऑफ कोविड के समय भी इनका प्रॉफिट बढ़ा, तो ये डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग, दैट्स व्हाट द कंपनी इज सेइंग। चलो और आगे आ जाओ। फिर कंपनी क्या करती है, पेंट इंडस्ट्री है, डेकोरेटिव्स है, इंडस्ट्रियल्स है, कार के लिए यूज़ होता है इंडिया में। ये तो पूरी कहानी है इंडिया ग्रोथ स्टोरी। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि ये लोग बोल रहे हैं, पर ज़मीन पे ऐसा दिख हो सकता है आप इस ये पॉइंट पे आप माने। देखिए ये क्या बोल रहे हैं और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। ये पूरा जो एक पैराग्राफ है, इसको अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो क्या बोल रहे हैं कि हाउस रीपेंटिंग साइकिल, यानी कि लोग हर कितने दिनों में अपना घर पेंट करते हैं। तो भैया 2010 में लोग 7 से 8 साल में एक बार पेंट करते थे, और 2019 में लोग 4 से 5 साल में एक बार पेंट करते हैं। अब ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं लिखा है तो पर देखने को ऐसा नहीं मिलता है कि हर 5 साल में कोई अपना घर पेंट कर रहा है। आप भी सोचिए इस बात को कि क्या आप सही में आपके घर, क्या आप आपका घर हर 5 साल में पेंट करते हो क्या, रिपेंट करते हो क्या, या आपके पहचान के अगर कोई है नहीं, अगर मेरे पहचान के 25 लोग हैं और 25 में से अगर मान के चलिए 15 भी लोग करते होंगे हर 5 साल में घर रिपेंट, तो समझ में आ सकता है। तो ये थोड़ा सा कहीं तो भी स्ट्रेच लग रहा है, पर आई मे बी रॉन्ग पर हर 5 साल में घर रिपेंटिंग थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए। तो ये एक पॉइंट है। तो ये वो बेयर बुल वाला यहाँ पे प्रश्न चिन्ह उठ जाता है थोड़ा सा। ये देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी, अमृत अर्बन, अरे वो तो सबको पता है कि रियल इस्टेट, नए बिल्डिंग बनेंगी, लोग घर बांधेंगे, वो तो कहानी सबको पता है। तो दैट इज़ अ बुल केस फॉर द आईपीओ। फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये होगा, सब वो कंपनी ग्रॉस मार्जिन्स बढ़ेगी वगैरह, सब ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अभी लेट अस कंपेयर दिस विद द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ सम ऑफ द अदर कंपनीज जो इन्होंने यहाँ पे दिया है, क्योंकि वैल्यूएशन के ऊपर बात आएगी। एशियन पेंट्स का डिस्ट्री नंबर ऑफ डीलर्स, एशियन पेंट्स के 70,000 है, 30,000 है, 27,000 है, एक्सो नोबल के 15,000 है, और इनके 11,000 डीलर्स है। यानी कि नंबर ऑफ, यानी कि जो पेनिट्रेशन है इनका या नंबर ऑफ डीलर्स हैं, वो इंडस्ट्री में जितने भी बाकी के लिस्टेड एंटिटीज़ हैं उनमें से सबसे कम इंडिगो पेंट्स का है। तो दिस इज़ अ पॉइंट विच नीड्स टू बी फोकस्ड कि द नंबर ऑफ डीलर्स अक्रॉस द इंडस्ट्री फॉर दिस पर्टिक्युलर, काय झालं जेवण तयार आहे. येतो ना थोडा वेळ, काही गोष्टी ऑलरेडी हो। मी जेवण घेतो. सो नंबर ऑफ डीलर्स अक्रॉस द कंट्री ये पर्टिकुलर कंपनी के एज़ कम्पेयर टू अदर्स ये कम है, ये वैल्यूएशन में काम में आएगा। सो ये एक पॉइंट ध्यान रखना है। हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पे बात करी थी, और यहाँ पे देखिए फिर से FY18, 19, 20 एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इंडस्ट्री में हार्डली 2 से 6% के बीच में ये होता है। हार्डली 2 से 6% के बीच में वो लोग सेल्स का इंडस्ट्री एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करती है, जबकि ये कंपनी ने एकदम से 10 से 14% तक का सेल्स का, यानी कि हेवीली एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने पिछले 3 साल में
खर्चा किया है। अगेन सवाल वही उठता है कि जब इंडस्ट्री एवरेज ये है तो आपको ये करने की क्या आवश्यकता थी। अगेन दोनों साइड्स हैं, जैसे कि हम नई कंपनी है, हमको कोई जानता नहीं है, हमको हमारा ब्रांडिंग करना है, इसलिए हमें आवश्यक था करना। सही बात है, पट भी सकती है। लेकिन ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका आईपीओ का प्लान था इसलिए आपको ये पहले से करना था, यानी आपने ये आईपीओ के हिसाब से बनाया है, ये भी उसका पॉइंट आता है। सो दोनों चीज़ें, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। चलिए, गो वन स्टेप अहेड। रेवेन्यू कंपनी का अगर आप ये हमने बात कर ली है कि ईपीएस इनका अच्छे से बढ़ रहा है। रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस ये लगभग 50% है, इसलिए आपको रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। शेयर कैपिटल बार बार बढ़ा नहीं रहे, जो कि अच्छी बात है। डेट कंट्रोल में है, जो कि अच्छी बात है। शेयर होल्डर्स फंड्स बढ़ रहे हैं, यानी कि रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ते जा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ों पे तो कंपनी खरी उतर रही है। आप अगर रेशियोज देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 11 से 24 हुआ है, डेफिनेटली इट इज़ अ गुड थिंग। डेट टू इक्विटी, डेट अच्छे से कंट्रोल में है। सेल्स ग्रोथ, पैट मार्जिन थोड़ी सी कम है, पैट मार्जिन थोड़ी ज़्यादा रहती तो और कंफर्ट आता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी के बारे में। और सबसे बड़ा क्वेश्चन वो है कि वैल्यूएशन, मार्केट ये क्या पी पे लेके आ रहे हैं। और यदि आप देखेंगे इसका ईपीएस 10 का है, हिस्टोरिकल ईपीएस अगर इसका 10 का है और ये लेके आ रहे हैं रफली एट द 1488 या 1490। सो आप यहाँ पे कर लो प्राइस 1490 और ईपीएस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ईपीएस 10, और इसलिए आपका पी हो जाता है 150 का। 150 के पी पे, अच्छा बाकी की लिस्टेड कंपनीज जो हैं, बाकी की एक्जो नोबल, बर्जर, नेरोलैक, एशियन पेंट्स, ये सभी बहुत ऐसे ही, एशियन तो खैर कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ये सभी थोड़ी सी हाई पी पे ही चल रही है आजकल। पूरा मार्केट भी बहुत हाई पी पे है, निफ्टी का वैल्यूएशन बोलो, क्योंकि ये सारी बातें हमने बहुत बार कर ली है। लेकिन क्या एक नई कंपनी, हाँ ये अच्छी बात है कि ईपीएस हर साल डबल हो रहा है, आपने देखा पिछले 2 साल में। पर क्या एक नई कंपनी के लिस्टिंग के लिए मैंने 150 का पी देना चाहिए? और वो भी ऐसा टाइम पे, अगर मैं लिस्टिंग गेन्स की बात करूं तो फिर से ध्यान देना है कि ये कंपनी का लिस्टिंग सिर्फ बजट के बाद अगले वाले दिन होने की होना है, तो फिर तो लिस्टिंग गेन्स की रिस्क और डबल हो जाती है। यानी एक बजट के बाद है और दूसरा ये 150 के पी पे आ रहा है, तो ये कहीं तो भी आपने एक प्रश्न चिन्ह उठ जाता है ये कंपनी पे। और यानी कि इसके लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो भी एक नई कंपनी जिसका कंपैरिजन आप अभी तक, इसका लिस्टेड कोई हिस्ट्री नहीं है, तो ऐसी कंपनी को क्या आप ऐसे मार्केट में 150 का वैल्यूएशन देना चाहेंगे? अगर आपको 150 का वैल्यूएशन देना है तो लिस्टेड एंटिटीज़ विथ एस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो वैसी भी कंपनीज़ हैं। तो इसलिए ये कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो तो आपका निर्णय रहेगा। फंडामेंटल्स पे और फाइनेंशियल्स पे तो ये कंपनी बिल्कुल खरी उतर रही है। साल दर साल ईपीएस डबल हो रहा है, और क्या चाहिए आपको? साल दर साल रिटर्न ऑन इक्विटी 24% तक ये लेके आ गए, और क्या चाहिए आपको? डेट कंट्रोल में है, और क्या चाहिए आपको? सब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यानी ये है कि थोड़ा सा स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस लग रहे हैं। पर फिर भी इंडस्ट्री अगर आप देखो यार, आप इसको भी जस्टिफाई कर सकते हो कि पूरी इंडस्ट्री तो यही वैल्यूएशन पे चल रही है, तो ठीक है, आज पूरा का पूरा मार्केट ही तो महंगा है, तो सभी ठीक है। अभी अगर आप करना ही चाहते हैं तो यू कैन, पर आपको ये पता रहना चाहिए कि ये है, और मार्केट हरदम ऐसा नहीं चलता है, उल्टा भी होता है। और ये भी ध्यान दीजिए कि कुछ कंपनियां जो लिस्ट हुई थी, बहुत शानदार लिस्टिंग जिनकी हुई थी, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद वो धीरे धीरे उनकी पिटाई होने लगी वो स्टॉक्स की। और जब बीच में 2-3 दिन बाजार टूटा था
तब ये स्टॉक्स को एक दिन तो एक दो बार तो लोअर सर्किट वगैरह भी कुछ लग गए थे रिसेंट आईपीओस को। तो ये सारी बातें आपने ध्यान देनी चाहिए कि, और फिर आप सोचिए कि आपको इंडिगो में बेयर बनना है कि बुल बनना है। बेयर बनने के लिए भी कई सारे कारण हैं, मार्केट का देखिए, वैल्यूएशंस देखिए। बुल बनने के लिए कई कारण हैं, मार्जिन्स देखिए, ईपीएस ग्रोथ देखिए। तो दोनों चीज़ें हैं, अल्टीमेटली ये आप पे निर्भर करता है। देखिए निर्णय आप कभी भी, और इसलिए यहाँ पे आप देखिए आईसीआईसीआई ने भी यहाँ पे अनरेटेड लिखा हुआ है, सो उन्होंने कुछ अभी कमेंट नहीं किया है। तो इसलिए आप देखिए एज ए निवेशक आपने कभी भी दूसरे की बात नहीं सुननी चाहिए, दूसरे की सलाह नहीं सुननी चाहिए कि अरे अरे करो, अच्छा है, ये है, धोनी ब्रांड एम्बेसडर है, पेंट इंडस्ट्री का अच्छा, अरे है सब अच्छा है, पर थोड़े सवाल आपने भी तो पूछने चाहिए। इसलिए निर्णय ये हरदम आपका रहना चाहिए। आपको लाभ हुआ तो भी आपको आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, और अगर नुकसान हुआ तो भी आपने बोलना चाहिए ये निर्णय मेरा था, मुझसे गलती हुई। सो और आपने उसमें से कुछ तो भी सीखना चाहिए। तो ये था इंडिगो पेंट्स का आईपीओ का एक थोड़ा सा कवरिंग। सेम कल आईआरएफसी का भी किया था कल के बेयर्स एंड बुल्स में, तो उसमें भी वही था कि अल्टीमेटली तो फाइनेंस कंपनी है, बाकी सब ठीक है, स्ट्रैटेजिक है, ठीक है, लेकिन फाइनेंस कंपनी है। और आप अगर रेशियोज़ देखेंगे तो वो कल का भी वीडियो आप देख लीजिए। तो ये था आज का बेयर्स एंड बुल्स। ध्यान रखिए मार्केट थोड़ा सा महंगा है, हेज करते रहिए लॉन्ग टर्म एसटीपी, एसआईपी, इंडेक्स फंड्स में। अगर आपको ये सब नहीं समझता है, धीरे धीरे इंडेक्स फंड, एसआईपी, एसटीपी, और उसको हेज करते रहिए, दैट इज़ वन। आपका नाम और नंबर्स और डिटेल बीएससी आईपीएफ का फॉर्म है, हर रोज़ मैं आपको विनंती करता हूँ कि आप वो भरिए। आपको तकलीफ़ हो सकती है, होगी तकलीफ़, आपको बहुत जान पे आता होगा, पर आपको ये इस तरह से समझिए कि आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस है, और ये क्लास आपको और ज़्यादातर लोगों को बतानी है, क्योंकि ये बीएससी आईपीएफ से भी ये सब इस पे ध्यान दे रहे हैं। तो अगर आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे तो ही ये डेटा बीएससी आईपीएफ या बाद में अगर कभी सेबी को लगता है तो जा सकता है। तो आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मार्केट ऊपर है, इन्वेस्टेड है तो हेज रहिए, बजट आने वाला है, अनसर्टन इवेंट है, ओपन मत रहिए। और ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स, अगर शॉर्ट ऑप्शंस अगर किसी के हैं तो बहुत रिस्की होता है ऑप्शन शॉर्टिंग, तो या इवन फ्यूचर्स में है तो वो अनहेज मत रहिए, क्योंकि अनलिमिटेड लॉसेस हो सकते हैं। तो अगर नहीं समझता है डेरिवेटिव्स तो वो सब करिए मत, एक साथ मुझे पैसा बनाना है, जल्दी करना है, वो सब नहीं। लॉन्ग टर्म धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए, मार्केट गिरता है तो अच्छे स्टॉक्स खरीदिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।